हो गया। बोले किसको इसको है ना चन्नू किसको है अरे बोले इसको इसको बोलिए बताइएगा ओमेगा बराबर इसका क्वेश्चन हम भी आंसर सुनना चाहते हैं किसका कि वृत्त के हाँ प्रत्येक बिंदु पर वृत्त के कोई वृत्ताकार पथ पे अगर घूम रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु में क्या बदल जाएगा? नहीं, दिशा बदलता है। प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाता है। वेग दिशा तो वेग की दिशा हाँ विस्थापन भी बदल जाना चाहिए। विस्थापन देखिए ये थी वेग और विस्थापन बदलेगा। देखिए चाल दूरी नहीं बदलता बाकी सब तो बदल ही जाता त्वरण भी शायद नहीं बदलता ना वो तो अलग हो जाएगा वो फिर तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला किसका याद रखिए अपना अपना ओमेगा बराबर फॉर्मूला इंडिकेट को चेक करता है ओमेगा बता दे सर हमको भी कंफ्यूजन है ओमेगा को यहाँ पे कुछ है ये नहीं दिले बस ओमेगा बराबर लिख ले कोणीय वेग कह सकते सीधा ठीक है 2 पाई एन ओमेगा बराबर 2 पाई एन रेखीय वेग बराबर बताइए फॉर्मूला बोलो रेखीय वेग बराबर चाप त्रिज्या बोले तो ठीक बोला ठीक है कोणीय वेग गुने त्रिज्या हाँ उड्डयन काल का बराबर फॉर्मूला बताइए उड्डयन काल देखिए मैं चाप त्रिज्या तो ना कोणीय वहां से वो सही है लेकिन दूसरा फॉर्मूला हमको लगेगा देखिए आपको बताइए बोला उड्डयन काल बराबर चले दीजिए उसको छोड़िए ना आप ध्यान लेके नहीं था तोरे है हाँ बोलो उड्डयन काल बराबर 2u sin थीटा बाई जी महत्तम ऊंचाई बराबर बोलिए महत्तम ऊंचाई बोलो महत्तम ऊंचाई u स्क्वायर sin u स्क्वायर sin थीटा बाई 2 थी आगे बोला कोई बोल बा बोलेगा हाँ u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी आगे बोला u स्क्वायर sin स्क्वायर बटा कुछ होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटा 2g हो भाई महत्तम ऊंचाई में दोनों स्क्वायर होता है हाँ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g अब बताइए परास बराबर फॉर्मूला बताइए परास अभी तो बोले थे ना तो अलग है परास पर यही तो होता है सर जैसे ना सुन ला लो ना यही तो प्रॉब्लम है बोला u स्क्वायर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी ठीक है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी उड्डयन काल क्या हो गया 2u sin थीटा बाई जी महत्तम ऊंचाई के लिए हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g और परास बराबर हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी 45 डिग्री कोण पर जैसे कुछ चीज बहुत ज्यादा दूरी में ऐसे भी अगर लंबा दूरी फेंकना है तो 90 डिग्री लंबा दूरी में ऊंचाई में हाँ सबसे अधिकतम ऊंचाई के लिए 90 और लंबी दूरी तय करवाना है तो 45 डिग्री पर हाँ बताइएगा न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में वर्णन है प्रिंसिपिया में कब लिखा गया था पुस्तक 1687 न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है गैलीलियो के नियम और जड़त्व का नियम वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है या बल न्यूटन का सेकेंड लॉ प्रथम नियम से क्या पता चलता है बल का परिभाषा सेकेंड न्यूटन का द्वितीय नियम से क्या पता चलता है बल का व्यंजक क्या होता है ए बराबर एम ए छोटी जी का मान कितना होता है 21 पेज लेते हैं तो खाना हो उनने कहा जा रहा है छोटा जी का मान सूर्य पर कितना होता है सूर्य पे हेलो छोटा जी का मान अंतरिक्ष में जाएगा ऊपर जाएगा तो घटेगा ऊपर जाएगा तो घटेगा सीधा सीधा जब ऊपर होगा तो घटबे करेगा चलिए बताइएगा
नहीं सर, केंद्र पर शून्य होता है सर जी का मान। ये विपरीत होगा। चलिए बताइएगा, अणु कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। ठीक है, एक होता है तात्विक अणु का, एक होता है यौगिक अणु। परमाणु किसे कहते हैं, कल हुआ था। परमाणु सबसे छोटा कण तो खैर बोलेगा कि सबसे छोटे कण को परमाणु, अगर वो ऑप्शन में नहीं देगा कि सबसे छोटे कण का ना, तब क्या बताइएगा। मैंने लंबा परिभाषा में दिया था, क्या कीजिएगा, बोलो। चलो आगे बोलो। परमाणु के छोटे छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक, रासायनिक वैसे जो होता है ना, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है मगर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जो भाग लेगा वो कहाँ से रहेगा। बताइएगा कि परमाणु के पहले किसने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है, डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिया था, बोलो। ठीक, 1803 में। किसी तत्व के सभी परमाणु होते हैं, बोला। क्या होते हैं, सदृश होते हैं, अदृश होते हैं, समरूप होते हैं, ये दोनों होते हैं, नहीं होते हैं। वन लाइन पूरा पढ़िए, वन लाइनर जैसा। चलिए ठीक है, सदृश और समरूप होते हैं। अब बताना है कि अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों को पृथक्करण और एवं शुद्धिकरण किया जाता है किस विधि द्वारा। अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, बोला गया। टाइम मत लीजिएगा कि पूरा पूछना। ठीक है, क्रिस्टलीकरण। अब बताइएगा, ठोस अकार्बनिक पदार्थ को ऐसे रवाकरण अलग हो जाएगा फिर। क्रिस्टलीकरण का हिंदी क्या होता है, ठोस अकार्बनिक में बोला है। हम बोले कि अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटक को पृथक करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण करने का माने प्रयोग करते हैं। अब बताइएगा, जब दो द्रव मिला हुआ है, तो जब दो द्रव मिला हुआ है उसके द्रव्यमानों के बीच क्वथनांक का अंतर अधिक हो तो उसको किस विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि कितने चरणों में पूर्ण होता है, बोलो। दो, कौन कौन, आगे तो दो होता है, तब उसका नाम बताइए। ठीक है, पहुंचल हम, बोला आगे कोई ना। पहला होता है वाष्पन और दूसरा होता है संघनन। अब होता है ऊर्ध्वपातन, तो जान ही रहे हैं, तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ के नाम बता दो, किसका किसका ऊर्ध्वपातन होता है, या ऊर्ध्वपातन की परिभाषा बता दीजिए सीधा, बोलो। नेफ्थलीन हो गया, परिभाषा पहले। सीधे ठोस से सीधे एसिड में गैस में बदल जाता है। ठीक है, और एग्जांपल में नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, बेंजोइक हो गया। ठीक है, ठीक है, बेंजोइक नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ये सब का ऊर्ध्वपातित किया जाता है। अब बताना है कि वो तो दो द्रवों के बीच में क्वथनांक का मान अधिक था, तो आसवन विधि द्वारा। कुछ बोला, अकार्बनिक ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रणों का उपयोग हो। हाँ, तो ठीक, तो घटकों को पीसन किया जाता है। ठीक, वही बात कर रहा है। ठीक, चलिए बताइएगा, अभी बताए थे कि दो द्रवों में क्वथनांक का मान अधिक होगा तब उसको आसवन विधि द्वारा। अब बताना है कि जब क्वथनांक का मान दो द्रवों के बीच में अंतर कम हो तो उसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। हाँ तो रे, ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। रंगीन पदार्थ को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे स्याही वाही दो तीन प्रकार के मिलल है रंग में। ठीक है, वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं। आगे बताइएगा, ऐसे कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण करना है जो जल में अघुलनशील है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण करना है जिसका
जल में क्या है, अघुलनशील है, मगर वाष्प के साथ घुलनशील है। उस विधि का नाम बताइए। ऑप्शन दिए थे का दो कौन कौन? ऑप्शन क्या बताता है, प्रभाजी आसवन, आसवन, भाप आसवन, ये तीनों में से बताना है। भाप आसमान भाप आसवन भी तो रहा है इसी। हाँ, इसमें आता है एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एल्सिटिहाइड, माने तीन आता है। पानी में एसीटोन के मिश्रण को अलग करना है तो कौन, ये विधि था, भाप आसवन विधि जरा बताइएगा। सीसा का परमाणु संख्या बताइए। बोलो तो रहे ना, सीसा का परमाणु संख्या बोलो। ठीक है, तो बता। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसीटोन। हाँ ठीक है। सोना के परमाणु संख्या बताओ, बोलो। सोना के 79। टीन के बताओ। बोलो। टीन 50। चांदी के बता दो परमाणु संख्या, बोलो। बोलो। चांदी का 47 होता है। ठीक है, 47। ब्रोमीन के बताओ। ठीक है, 35। जस्ता के बताइए, बोलो। इसका क्या होता है सर? जस्ता का क्या होता है? 30। तांबा के बताइए। 29। मैग्नीज के बताइए परमाणु संख्या। 30 तो जस्ता हो गया, तो फिर कहां से 30 आ जाएगा, बोलो कोई ना। 25। हाइड्रोजन का द्रव्यमान बता दीजिए कितना होता है, एक्यूरेट बताइए। सब जानता है कि एक होता है। हाँ, तो वही तो मेन याद करना है, बोलो। 1.008 का। ठीक है, 1.008। एक एवोगाड्रो की संख्या का मान बता दो, लास्ट क्वेश्चन। एवोगाड्रो बोलो। 6.022 ठीक है, 6.022 गुने 10 के पावर 23। बताइएगा कि परमाणु अणु की परिभाषा हो गया कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो तत्व का सबसे छोटा रूप बताइए। तत्व का सबसे छोटा रूप परमाणु। परमाणु। और यौगिक का सबसे छोटा रूप अणु। परमाणु कितने मौलिक कणों का मुख्यतः बना होता है? 3 का। ठीक है, प्रोटॉन की खोज? प्रोटॉन है गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन। टाइम लगी थम जानी थी। न्यूट्रॉन की खोज? चैडविक। बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किस धातु का प्रयोग किया था, माने किस धातु पर अल्फा कण का प्रयोग किया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए? हाँ, सोना का नहीं, सोना के पत्थर पर घात करवाया था। बरेलियम धातु पर अल्फा कण प्रवाह करवाया था। वो तो ई किया था, रदरफोर्ड किया था अति करने के लिए, सोना के पत्थर लेकर अति करवाया था, उस पर प्रहार करवाया था। हाँ, बरेलियम धातु पर अल्फा कण प्रवाह करवाया है। रदरफोर्ड का सिद्धांत कब दिया गया? बोलो। मुँह में से हटावा, बोलो ना, साफ साफ बता दम, तो कस के बोलो, लाउडली बोलो। 1911। बताइए रदरफोर्ड के सिद्धांत बताइए। हेलो, रदरफोर्ड के सिद्धांत बोलो। वो सर जे थॉमसन प्रभाव का होता है, वो प्लमपोडिक सिद्धांत। रदरफोर्ड का सिद्धांत क्या बोला था? हाँ, तो बताइए क्या सिद्धांत दिया वो? ऐसे बताया कि परमाणु में खाली स्थान हो सकता है। हाँ, परमाणु के अधिकांश भाग खाली स्थान होता है। हाँ, होता हो सकता नहीं, होते हैं। रूप में पाया जाता है। हाँ ठीक है, बोलिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो तीनों ही है थोड़ा में। वो बोला है, वो तो खाली बताया था, कुछ खोज किया था, वो बोला था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। चलिए सुनिए क्या बोला था। सबसे पहली बात, ये सोना का पत्थर लिया, उस पर अल्फा कण प्रहार करवाया, वो सब पार कर गया बहुत सारा, तो बोला कि अधिकांश भाग क्या है? खाली है। जब नाभिक के बगल से गुजरा तो थोड़ा विक्षेपित हो गया, तो इसका मतलब है कि अल्फा कण खुद धनात्मक है,
तो नाभिक क्या है, धनात्मक है। और कुछ कण गया बीच से, नाभिक से टकराकर लौट गया, इसका भाग नाभिक क्या है, ठोस भाग है। ये किसका सिद्धांत है, रदरफोर्ड का सिद्धांत है। इसमें सोना के पत्थर का प्रयोग किया था अल्फा कण का प्रयोग करके। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कब दिया गया है? 1910 में, सॉरी 1901 में, 1910 में, 1901 में। अब इसका फॉर्मूला होता है, बताइए, क्वांटम सिद्धांत बराबर एच होता है, कोची बराबर एच वी। बराबर एच हाँ तो पूरा बोलिए, ई बराबर एच वी। कोची एमसी स्क्वायर वो अलग है, ई बराबर से। हाँ, मैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ई बराबर एच वी, जहाँ एच प्लांक स्थिरांक है, भी विकिरण है और ई क्वांटम की ऊर्जा है। बोर मॉडल के परमाणु सिद्धांत बतावा। हाँ बतावा, एक ही दिया था खाली। हाँ तो मैं तो सब याद रखना है, कभी कभी छाटे ला देता है कि इनमें कौन नहीं है। बता रहे हैं। चलिए सुन लीजिए, पहली बात कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के फॉर्मूला दिया 2n²। दूसरा बात बोला कि सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्षा में चक्कर लगाता है। फिर तीसरा बोला कि अगर वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है तो ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का लॉस करना पड़ेगा। ये बोला था कुछ ही। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े वाला उसको। चलिए हाँ, अब बताइएगा, इसमें परमाणु सिद्धांत में बोर ने एक कोणीय संवेग का मान बताया था, उस कोणीय संवेग का मान बताइए। इसमें पूछा हुआ, हम लोग एक बार दरोगा में दे रहे थे तो पूछा था, अंदाजे मारे थे, उस समय तो सही हो गया था। हाँ मैंने अपवर्त रहता, बदलता नहीं है। तो एच बटा होता है 2 पाई, एच बटा 2 पाई। अरे नहीं है, वो बड़का ना है, तो जो सही था वो नहीं है। हाँ नहीं है, अरे एक दिन अथी लगा हो रहा है मशीन। कुछ क्या ना नहीं, घासवा के चलते आ रहा है, घास के चलते आ रहा है। घासवा नहीं रहता ना तेको नहीं था। चलिए बायोलॉजी ना, बायोलॉजी में था कोशिका, कोशिका के प्रकार ना। चलिए बताइए क्या करता। हाँ बताइए, बताइए रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। हाँ बोला, कौन कौन। 70 अब इससे नहीं बताना है, वो तो उसमें ठीक है। बताइएगा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का लमसम उसका आकार कितना होता है। कल हुआ था ना, अलावा बोला माइक्रोप्लाज्मा है ना। हाँ तो उसका आकार 170 से 135 होता है। 1 म्यू से 0.1 अलग है। 1 म्यू से स्टार्ट है। ठीक है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। तो सर सबसे छोटी कोशिका कौन है। और तो माइक्रोप्लाज्मा है तो उसका आकार उतना के आसपास में होता है, 0.1 होता है उसका। और जीवाणु के कोशिका के बारे में बोले हैं, माइक्रोप्लाज्मा का होता है 0.1 माइक्रोन होता है उसका। हाँ वो अलग है, 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच होता है। किसका, प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका आता है ना उसका आकार। अब बताइएगा, प्रारंभिक कोशिका किसे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। ठीक है, पी से प्रिमिटिव है, पी से प्रोकैरियोटिक। इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है। डीएनए, हाँ ठीक है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। हाँ और वो अथी इसमें द्रव में, कोशिका द्रव में ही फैल रहता है, तैरते रहता है। यूकेरियोटिक में तो सब आ जाता है, गुण सूत्र, डीएनए, आरएनए सब हो जाता है उसमें। हाँ।
यानी उसमें अंग में आता है, जैसे उसमें आपका प्रो यूकैरियोटिक में, में है कि ऐसी कोशिका द्रव में इन्हें अपना फैल दिया रहा है। अब प्रोकैरियोटिक ओकैरियोटिक में बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक में श्वसन कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक में कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? जैसे यूकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन, तो प्रोकैरियोटिक में कहाँ होता है बताइए? अंतर वाला नहीं पढ़ के ले लोग, बोला प्लाज्मा झिल्ली में होता है। हाँ बताइएगा यूकैरियोटिक में राइबोसोम का प्रकार तो बना बोला, यूकैरियोटिक में राइबोसोम का प्रकार हाँ 80 हो जाएगा। अब बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है? हाँ उसका भित्ति नहीं होती, हो बोला होती है मगर पतली होती है, ठीक ना। अब बताइएगा ये दोनों कोशिका में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किसमें रिक्तिका नहीं होता है? खाली स्थान है। हाँ रिक्तिका नहीं पाई जाती है, बोलो यूकैरियोटिक नहीं प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। बताइएगा इन दोनों में किसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किसमें लैगिंग विभाजन होता है? यूकैरियोटिक में। अपने से नहीं बोलना, लाइन से चले था, ठीक है यूकैरियोटिक में। अब बताइएगा यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के तहत होता है, तो बताइए कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? बोलो बोलो कोई? मुकुलन और विखंडन के द्वारा होता है विभाजन। बताइएगा प्रोकैरियोटिक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बोलो आगे, 70। बोलो हम गुणसूत्र पूछे, राइबोसोम ने पूछी थी, बोलो एक गुणसूत्र पाया जाता है। हाँ और यूकैरियोटिक में एक से अधिक, प्रो में एक और यू में एक से अधिक। अध्ययन के आधार से कोशिका को कितने भाग में बांटा गया है? बोलो अध्ययन के हिसाब से कोशिका को बहुत सारा हो जाएगा, हमको लगा 10 हो जाएगा। 3 भाग में बांटा गया है। बताइए कोई नाम पता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। अब कोशिका झिल्ली बाहर से हो गया झिल्ली के रूप में, कोशिका द्रव में सब कोशिकांग आ जाता है, केंद्रक में सब चीज होता है जो भी होता है, डीएनए आरएनए जो भी होता है वो। तो अध्ययन के अनुसार कोशिका कितने भागों में? 3 भागों में। अब बताना है कोशिका झिल्ली, जीव द्रव किसे कहते हैं? हाँ जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो तो कोशिका द्रव हो जाता है। बोला जीव द्रव है जो कोई बोला बोला बाहर वाला होता है, तो कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित को जीव द्रव कहा जाता है। हाँ कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? जीव द्रव। और जीव द्रव को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। बताइएगा कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? आगे आगे कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो आपका होता है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन के। अब बताइएगा कोशिका झिल्ली कैसी होती है? पारगम्य होता है या अर्धपारगम्य होता है? ठीक है, अर्धपारगम्य का अर्थ क्या होता है? जैसे आधा दिखाई देता है, पतला झिल्ली पूरा पार नहीं करेगा। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कुछ चीजों को अंदर आने देना, कुछ चीजों को बाहर आने देना। इसी कारण इसको चयनात्मक झिल्ली कहते हैं कि जिसको आने देना है उसी को आने देगा, जिसको जब बाहर जाने देना है उसी को बाहर जाने देगा। इसीलिए चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं कोशिका झिल्ली को। बताइएगा जो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो इसमें कितना भाग प्रोटीन और कितना भाग लिपिड का बना होता है? कोई बता दीजिए।
परसेंट में परसेंटेज में नहीं, जैसे 4 भाग, 1 भाग, 3 भाग, 2 भाग ऐसे करके बताना है कोई। तो 2 भाग पर बना होता है प्रोटीन का और 1 भाग बना होता है लिपिड का। तो कोशिका झिल्ली में कितने भाग? 3 भाग होते हैं, जिसमें में 2 भाग प्रोटीन और 1 भाग लिपिड। जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिल्ला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में कौन सहायक होता है? मानी कोशिका का कौन सा भाग जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिल्ला और माइक्रोविलाई के बनाने में सहायता करता है? कोशिका झिल्ली। तो बताइएगा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? उसका भी तो बने प्रोटीन बोला गया। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी, पादपों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अब तरीके तो हम जंतु में कोशिका भित्ति होता है नबे नहीं करते का, तो फिर कहाँ से? अब बताइएगा, कोशिका भित्ति तो सॉरी कोशिका झिल्ली तो अर्ध पारगमय था, कोशिका भित्ति कैसा होता है? ठीक है, पारगमय होता है, प्रीमेम्बल होता है, ऐसा होता है, सजीव की निर्जीव होता है कोशिका भित्ति। आगे अब बोले आए कुछ, जब एक कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या चीज? निर्जीव तथा करी होता है। हाँ, अब बताइएगा कोशिका भित्ति का कार्य बताइएगा। कार्य 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 उसका भी देगा हाँ, एक ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना है, नियंत्रित करना होता है और आकार निश्चित प्रदान करना होता है। सुन लीजिए, पादप की कोशिका को सुरक्षा और यांत्रिक सहायता प्रदान करना, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करना और कोशिका को सूखने से बचाना कोशिका भित्ति का कार्य है। बताइए, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में क्या होता है? कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में क्या होता है? कोई ना, उसके जैसी है द्रव है। ठीक है, कोशिका द्रव होता है। हाँ, कोशिका द्रव किसका बना होता है? बताइए आगे, मालूम है, पढ़ा है? पीछे पीछे बोला, कोशिका द्रव में क्या क्या पाया जाता है, किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? बोला, उसका जो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन प्लस वो अलग मैटर है, किस पदार्थ के पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। तो कार्बनिक में खनिज लवण जल और अकार्बनिक में प्रोटीन वसा, ये सब हो जाएगा। कौन सी कोशिका झिल्ली युक्त होती है, कौन सी कोशिका झिल्ली युक्त नहीं होती है? बताइए, रचना के आधार पर बताया था ना, तो कौन सी कोशिका का नाम बताना, कौन झिल्ली युक्त है, कौन झिल्ली युक्त नहीं होता? जैसे प्रोकैरियोटिक प्रश्न है। बोलो, तो ये पहले का जो हो जाएगा झिल्ली बोलना है, पहला नहीं होता झिल्ली युक्त, दूसरा का झिल्ली युक्त होता है। अब बताइएगा, ईआर का पूरा नाम? ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कौन कौन? ना बोला, ठीक है, एसीआर और आरईआर, स्मूथ एवं रफ। अब बताइएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका किसका बना होता है? ईआर किसका बना होता है? ईआर क्वेश्चन पढ़वे न कर ला, पढ़ के तल तो बना सब क्वेश्चन। लाइपोप्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन का। वसा कहाँ पे संचय होता है? संचित ये बनता है, बनाता है, संश्लेषण करता है, जो भी कहीं बोलो। ग्लाइकोजन वसा इसी ईआर के बारे में बता रहे हैं, ईआर में। ये दोनों से बता रहा है ना। हाँ, वसा तो स्मूथ में हो जाएगा। ठीक है, स्मूथ में। एसीआर में वसा और लिपिड लिपिडे को तो वसा कहते हैं, बनता है। और रफ बनता, रफ पर क्या बनता है? आरईआर पर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम, और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम की खोज किसने और कब किया था? कल हुआ था, पहले किया था, कब?
बोलो आगे। कम से कम याद रखिए, कल हुआ था 1955। अब बताइएगा। हाँ ना, ये सब याद कल ने भी इग्नोर किए थे इसको, इस अति के नहीं सोचबे नहीं कि याद करना, नहीं तो याद हो जाता। कल सोचते उसको एक दो बार और फिर जाए घरे पढ़ लेते तो याद होता, मगर इग्नोर करके यही पढ़ के भाग गए सीधा सीधा 1955 में। अब बताना है कि जब राइबोसोम गुच्छा के रूप में पाया जाता है तो क्या कहलाता है? जब राइबोसोम गुच्छा के रूप में पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? कोई ना, इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम या राइबोसोम। अब बताइएगा राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम तो प्रोटीन को बन रहा है, और आए वो ठीक है, लिपिड का, आरएनए का, आरएनए प्रोटीन का, ठीक है, हाँ। RNA प्रोटीन और आरएनए का। अब बताइए कैमेलो गोल्जी ने किसकी खोज किया था? गोल्जी का, गोल्जी का, बॉडी का। ठीक है। अब जो है पादप कोशिका में कोशिका द्रव में छड़ जैसी एक रचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? पादप कोशिका में? हाँ, इसी गोल्जी में, गोल्जी का में जो पादप में जो कोशिका द्रव होता है उसमें एक छड़ जैसी रचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? कोई ना, डिक्टियोसोम। हाँ, सब क्वेश्चन पूछल होगा। अब बताइएगा गोल्जी काय का मुख्य काम क्या है? गोल्जी का को तो ट्रैफिक सिग्नल का सकता तो है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल कहा तो उपनाम दिया तो वही जाता ना, है ना। यातायात करेगा उसका। श्रवण काम है इसका, मुख्य काम है कोशिका का मुख्य श्रवण करना। वही ना सर, श्रवण यहाँ से वहाँ ले जाना, फिर ठीक है, मगर वहां पे वो अलग क्वेश्चन हो जाता है उसका। बताइए पादप कोशिका के विभाजन के समय गोल्जी काय किसके बनने में सहायता करता है? जैसे जंतु कोशिका में तो सेंट्रोसोम काम देता है कोशिका विभाजन में, तो पादप कोशिका में क्या सहायता करता है? सेल प्लेट, हाँ कोशिका प्लेट इसको बोलते हैं। बताइएगा लाइसोसोम में क्या पाया जाता है जिसके कारण सभी कोशिका को नष्ट करने की क्षमता पाया जाता है? ये एंजाइम पे हो जाता है। मार देता सब, ठीक है। ठीक है, घुला देने वाला है वो, नष्ट करने वाला एंजाइम पाया जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? पागल है क्या? नाम आदमी ने देता है इसको, ठीक है, नहीं खोज किया था। अरे इतने ना पागल इंसान को कुछ 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 कर रहे थे, सही में गलती है। ठीक है, और वो ओकरा थोड़ा सा रोक के दिए ना, बस हड़बड़ा गए क्या उस गलत है। सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया दिया और अल्टमैन ने इसे क्या कहा था? बायोब्लास्ट कहा था। ठीक, वही ना बता रहे, नाम कौन है, आदमी नाम देता है। बताइए इसकी आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को? नहीं नहीं नहीं, बताया तो है। चलो टाइम नहीं, हम बताते हैं। हाँ, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं। बताइए कोशिका एक ग्लूकोज के टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है? सर चाबी दीजिए। 38 एटीपी का बनता है। सर पूरे कोशिका में 38 को बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 36 को बनता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? हाँ। चलिए कल लवक से पढ़ना है हम लोग को। रेस्ट कीजिएगा। रेस्ट का कुछ करना, फिर टाइम बढ़ेगा ना पूछाना। बताइए उधर 20 मिनट अगर होता तो ये 6 बजे खत्म हो जाता, 6 बजे खत्म होता तो लुसनो पूछा जाता। तो का लोग के नसीब नसीब की बात है सर। हाँ नसीब के बात है, नसीब मैंने नसीब अपन हाथ में रहे कि नसीब से अगर अपन हाथ में रहता ना तो आदमी यहाँ नहीं रहता है। अपन हाथ में है सर। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा उस लायक तो कहाँ से बनिएगा सर। चलिए सुना इधर, कर्म करिए बाद में। बैठो बैठो बताओ, चलो बताओ, तुम्हें बताओ, सीधा बैठो।
अब तोरा फोटोओ में कर्मे पे हाथ रख लाता है अब जा हमरा हमरा सब पागल समझ ले ठीक है ना। ऐसे 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 मत बैठो। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? किसी को बोले सर बोलिए ना गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? बोला क्या? गंगा ब्रह्मपुत्र के सेम सब धारा याद है हमको निकल नहीं रहा है कभी। मेघना। बराक किसकी सहायक नदी है? मेघना के ठीक है। अब नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी में बताइए विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाता है? माजुली कुछ बनाते हैं माजुली द्वीप वहाँ है नदी द्वीप बनाती वही है। नदी द्वीप है सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम? वही है उमा उमा कुछ उमानंद। ठीक है। डेल्टा की आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता त्रिभुजाकार। डेल्टा की खोज किसने किया था? है कोई मैथ में कोई कहने पास वो डेल्टा नहीं सर, वो डेल्टा दोनों एक ही डेल्टा है सर नहीं सर, वो डेल्टा अलग है सर। देखिए मैथ में जो डेल्टा त्रिभुज बनता है यहूं त्रिभुज है एक ही चीज है लेकिन ये एक अलग बात है किसी बोल डेल्टा त्रिभुज लेकर कहाँ बनता है? मैथ में ना हाँ? डेल्टा त्रिभुज लेकर कहाँ से बना ही हो तो? लेकिन वाइट वाला यह लगा वो डाटा था कि डेल्टा तक कि डेल्टा नहीं आता तो खास समझ में आ गया घर अल्फा बीटा गामा हो गया, डेल्टा वाला था उस एस के आकार के मुंह बनता है कुछ टाइप का लगता है कि सर। डेल हाँ उसके डेल हाँ हेरोडोटस ने खोज किया था। चलिए आगे बताइए। एस्चुरी बनाने वाले नदी का नाम बताइए। नर्मदा और ताप्ती। सबसे बड़ा नाम बता के ताप्ती नर्मदा। बताइएगा सबसे सीधी बहने वाली नदी का नाम बताइए। सीधी बहने वाली नर्मदा है ठीक है। अब बताइएगा आगे। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती है? पश्चिम की ओर। नर्मदा का उद्गम स्थल? आगे। ठीक है अमरकंटक। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा पे। बताइएगा नदी के काट छाट की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है। जमा करने की क्रिया को? ठीक है निक्षेपण। दक्षिण भारत की गंगा? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। कावेरी का उद्गम स्थल? कोई पहाड़ी से ठीक है वो गोदावरी के है। यहाँ से निकलता है ब्रह्मगिरी के बाहर ठीक है तो जा दो पीछे ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। नहीं तो बोल देगा नहीं निकालता बताइए कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? ना तोड़े अभी। ठीक है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कृष्णा नदी विवाद बताना। कृष्णा नदी विवाद? आंध्र प्रदेश कर्नाटक ठीक है तीनों है सही बोला महाराष्ट्र या क्या आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र है सर। तो बात बोल करते पूरा नहीं ना बोले सर, आधा बोले। यार प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? तो आधा मत बोला, कस के बोला गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी? कृष्णा। तो गोदावरी की लंबाई बता दीजिए। अरे जब वैसा पढ़ा ना तो वहां लिख लो, ज्यादा बेटर कर तो याद हो। बोला बोला। 255 है। 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई बता दो ना। 1312 तो एकड़ नर्मदा के कोई ना। 1401 किलोमीटर है कृष्णा के। 1400 यानी कि 2525 सबसे ज्यादा 1465 1401 नर्मदा कितना होता है सर? 1312 किलोमीटर। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? याद है याद है ना, बोला है सर आगे। गोदावरी का ठीक है वैनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। छिपरा किस नदी की सहायक नदी है? तो ना बोलो। चंबल नदी का। असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा को। बिहार का तो जानते हैं। बंगाल का शोक? दामोदर। ठीक है दामोदर। उड़ीसा का शोक?
सात ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। भारत की सबसे लंबी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब बताइए तो कहाँ से प्राप्त करता है पानी इंदिरा गांधी नहर? कहाँ से प्राप्त करता है? हाँ, इंदिरा नहर किस नदी से? तो नदी का नाम बताइए, बोलो। सतलज व्यास से प्राप्त। ठीक है, सतलज और ब्यास नदी से। हल्के बैराज में व्यास। मिट्टी के अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। झीलों का अध्ययन? लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन? चट्टानों का एक बोला। पेडोलॉजी का है। पेट्रोलॉजी। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। भारत की ऊंची झील बताइए, सबसे ऊंची झील। भारत सबसे ऊंचा झील है चुलामू है। ठीक है, चुलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। चलिए बगल में बताना, याद है? बोलिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। बोला आगे। ठीक है, तो कस के देखिए, धीरे मत बोलिए, कस के बोलिए। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील का नाम बताइए, जो कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। बोला। मिड झील। ठीक है, मिड झील। भारत का सबसे बड़ी लेगून है खारे पानी की झील। ठीक है, चिल्का झील। होंगकिन जलप्रपात किस नदी पे है? होंगकिन जलप्रपात। ठीक है, कावेरी नदी पे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इस तरह से आंसर आएगा तो कल्ले से सबके खड़ा कर देंगे, याद रखिए। ठीक है, कुचिकल है किस नदी पर? वराही नदी पर। वराह वराही। कौन? मतलब कस के बोल हम सुनेंगे तब ना हमको पता चलेगा। धीरे बोली था तो लोग पीछे से। बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है, किसकी नहीं होती है? बोलो। फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्रचुरता नहीं होती। ठीक है, किसकी होती है तो? पोटास की होती है। चूना हो जाएगा और जय हो जाएगा। हाँ, तो लोहा का तो ना, लोहा कहाँ से? वो तो काली मिट्टी में। बताइए, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम। भारत में मानसून की शुरुआत जून के प्रथम सप्ताह। कहाँ से? केरल से। लाइन आ रहा है सर। कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम बोला। पूरब से स्टार्ट होता है। लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से? केरल तमिलनाडु के तट पर होता है। वो सर मलाबार है केरल वाला। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफान को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काला बैसाखी। काल बैसाखी। आओ पहले आ जा सर। दुकान के फेमस। गर्मी में बताइएगा, असम और बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, उसे क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। ऐसे तो खाली पूर्वी दिले थे, यहाँ पश्चिम बंगाल जोड़ ले हैं। पूर्वी में नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, वो उत्तर में चल जाता है। 9 ऑप्शन में रहेगा तो आ जाएगा। बताइएगा, रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ 15 नवंबर से 15 दिसंबर। डेली हम किताब के अनुसार आपका चलता है अक्टूबर नवंबर में। जब एवरेज का निकालो, बात सही है, दिसंबर में चलता है। सही बात है। इसे हम लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, मगर आपका किताब के अनुसार आपका चल। पूरा के दे मिला के। हाँ, औसत निकाल के दिया पूरा तरह से। वही करा, औसत निकाल के दे। चलिए, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, काट ली जाती है मार्च अप्रैल। रबी फसल हो गया। खरीफ फसल कब बोई जाती है? लाइन से जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। लक्षद्वीप की बताइएगा में द्वीपों की संख्या। हाँ तो रे 36 गो। 8 डिग्री चैनल किसके बीच? ठीक है। 9 डिग्री है ना, पहले कुछ बोला। 8 डिग्री गलती बोला। गलती बोला फिर से। मिनी का है नहीं पता, छोड़ो बोला। ठीक है, मालदीव मिनी का 9 डिग्री। मिनी का है वो होगा।
मिनी को के बाद चलो बोल के भी फंस गया फिर। मिनी को लक्ष्य अरे लाइन से चले दीजिए सर। हाँ तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, चलिए लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए, बोलो बोलो। ऑनरेड है ठीक है, ऑनड्रेट। खंडल भी बोल को लक्षद्वीप के सबसे छोटा द्वीप ऑनड्रेट, सबसे छोटा द्वीप। हाँ ऐसे कुछ करके है तो ऐसा है। बोलो। ये बैटरी बिट्रा। अंडमान निकोबार द्वीप में बताइए द्वीप की संख्या। 572। ठीक है 572। एक भरा अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, किस द्वीप पर स्थित है? आगे आगे। उत्तरी अंडमान और इसे बताना दक्षिणी मध्य लघु सम बताना है। उत्तरी अंडमान आगे ठीक है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उत्तरी में आपका वो है सेंट्रल पिक है। बताइएगा कि जो सेलुलर झील और बीडी सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे है? ठीक है। बताइएगा कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम? ठीक, हैवलॉक के ना आगे एक बार में क्या सर? ठीक है, मुंह से तो हमारे से निकल ही गया था। स्वराज द्वीप। अब बताइएगा रॉस द्वीप का नया नाम बोलो। रॉस के नहीं बता रही को आज रोज दिवस रॉस के बॉस। अब बताइएगा शहीद द्वीप किसका नाम है? किस द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया? बोला तो है ना। एकरे ना अलग है अलग नहीं काम कर रहा है कोई अब आंसर क्वेश्चन में से आंसर पर रह गया था नील द्वीप को। हैवलॉक को स्वराज द्वीप, रॉस को बॉस द्वीप, नील को शहीद द्वीप कहा जाता है। ये तो उड़ीसा वाला है कहा जाता है। व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम में कहा जाता है, जो 150 किलोमीटर दूर है वहां से, उड़ीसा के तट से। बंगाल की हाँ सॉरी बंगाली खाड़ी के तट से। नहीं उड़ीसा से ठीक बोले हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में है। उड़ीसा से ठीक है बंगाली बोल के तुम। ठीक है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप को किस और नाम से जानते हैं? बोलो। बोल बोला ना वो तो अंडमान निकोबार की राजधानी है तो ओकरा कहलात ही हुआ है। खेती सर है हेराल्ड एमराल्ड या मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। कल से पढ़ के ये पूरा बढ़िया से साइंस और दोनों 20 मिनट में उन्हें गायब हुआ था तब लुसन टॉप हो जाता। साढ़े वही चली थी 5 बजे से, तो 5 बजे से स्टार्ट होने हैं। आज एनटीपीसी का लास्ट। बताइएगा एनएसडीएल का फुल फॉर्म कोई भी ना? नेशनल हाँ सेक्रेटरी ठीक है। आगे नेशनल सेक्रेटरी को चाहिए अमेरिका बोले नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब बताइएगा आईएसपी का फुल फॉर्म बोलो। ये इंटरनेट सर्टिफाइड है प्रोविडेड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सेबी की स्थापना डेट के साथ? ठीक है 12 जुलाई 1988। मान्यता कब मिला इसको सेबी को? ठीक है 1992। लाइन से जा दिया। एकता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? हाँ अब आंसर आ गया तब क्या बोले? अरे अपना अपना याद रखिए। पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था भारत ना, तो उसमें किस देश के अतिथि थे? उनका नाम क्या था? और जिसे अभी अतिथि बुलाया गया था ना यहाँ पे फ्रांस के, उसी तरह से पहली बार कौन आया था? हाँ बोलो। इंडोनेशिया के थे कोई रसले या रसले सुवर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुवर्णो ना सुकर्णो। यह तो बवाल सब लेकिन कहा था कि
बताइए तो ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है आजादी आप आजादी के हथिया पूछ देता था, ये आजादी के दिन कौन पढ़ता था ना? शुक्र है कि आजादी 15 अगस्त का शुक्र है कि, तो वो तो निकल जाएगा। ठीक है डायरेक्टली पूछा था हाँ पूछा था कि डायरेक्टली बोले डेट उतना दिया था, अरे बस बोला था कि वैसे ही कौन दिन था, अब अचानक उतना ही ढेर गया, वो सब रीजनिंग में थोड़ी समझेगा। लेकिन थोड़ा हमको ज्यादा टफ क्वेश्चन बताइएगा मिसमी जनजाति कहाँ पे? मिसिंग है सर, मिसिंग नहीं है, मिसमी होगा कि मिसिंग है देखिए। लिखल है मिसिंग में मिसमी होना चाहिए, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश। सर अपन अपन कहानी याद रखते हैं, उधर है तो इधर भी चलाते हैं, हाँ कहाँ यहाँ वहाँ चल रहा पीछे, देखो जी टाइम ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता किसके से दूर की जाती है? पीछे क्वेश्चन ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट है, आप भी तरह सोडियम कार्बोनेट। मरूनी बताइए लोक नृत्य किस राज्य में? कोई बोलो, सिक्किम में सर। ठीक है सिक्किम में। बड़ा इमामबाड़ा का किसने किया था? आसुफदौला। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान बोलो कहाँ है? बोलो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। ठीक है अंडमान निकोबार में। जीवन जीने के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? देखा फिर पीछे से आगे से बीच में ना ध्यान है, और ताके हम तो ताकबे करेंगे ना। इसको लग रहा है कि इशू का पूछ रहे हैं। चलिए नाटो का मुख्यालय? फिर नहीं ताकि इसको फिर बोल रहे हैं। ठीक है ब्रुसेल्स। नाटो की स्थापना? 1949। ठीक है 4 अप्रैल 1949। हाँ। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखा था? स्वर्ण मंदिर की आधारशिला, स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखा? स्वर्ण मंदिर का साईं मियां मीर। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया? सरोजिनी नायडू। दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष? महिला ना है, पास है। जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वही दूसरे के थे आपका अनंत सैनम अयंगर। उसको भी डायरेक्ट पीछे बोल सकते वही ना सुने तो यही पे कहते तो बोलेंगे तो सुन भी नहीं करता लोग, तो खड़ा कर दे, नहीं खड़ा कर देंगे क्या तो दिन तब शांत हो जाएगा लोग। महात्मा गांधी के गुरु का नाम? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बताइएगा विवेकानंद स्मारक कहाँ है? विवेकानंद स्मारक है, हाँ। विवेकानंद स्मारक के पास है। बोलो। यहाँ है सर, हम बता रहे हैं, पास हो जाएंगे बताएंगे। तो पास पूरी नहीं आ रहे तो बोलिए पास टाइम है। कन्याकुमारी में। ठीक है कन्याकुमारी में है। हाँ वही विवेकानंद स्मारक है तो स्मारक को ठीक है बनेगा ना। बताइए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद में किया जाता है? 3। नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में रहे थे? 27 साल तक। ठीक है 27 साल में वो 18 साल किस जेल में रहे थे? तो रोबेन द्वीप पर जेल था। ये तो क्वेश्चन है, देखो तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। केचुआ और जो किस संघ के अंतर्गत आता है? ठीक है लीडर। लोकपाल के पहले अध्यक्ष? कोई पाल है? पाल है पिनाकी चंद्र घोष। पिंडार नदी किन 2 नदियों का संगम है? हम उल्टा बोल ही दिए थे। कर्ण प्रयाग में किन 2 नदियों का मिश्रण है? तब वो है पिंडार नदी और अलकनंदा के संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। पिनाकी चंद्र घोष ना सर? पिनाकी चंद्र घोष। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। विश्व का मरुस्थलीय रोकथाम दिवस? 16 ठीक है तब 16 में ना है
17 जून है। हाँ, तो तू डायरेक्टली आ जाबा फिर तुम बता 17 जून 17 जून। आर्थिक सर्वे को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, वेटलैंड इसको कुछ होएगा था। वेटलैंड में देखो होता है, आर्द्र भूमि को कोई हिंदी होता है। वेटलैंड के आर्द्र भूमि होता है। हाँ इसको नहीं विश्व मरुस्थल रोग था। वो अलग है, विश्व मरुस्थल अलग है वो तो 2 फरवरी है वेटलैंड दिवस। इंग्लिश में किसको? मरुस्थल के बोल रहे हैं। मरुस्थल है कुछ डेजर्ट बोलेंगे, डेजर्ट ही ना होगा। हाँ हमको नहीं आता सर। चलो मतलब 20 मिनट में नहीं पूछाता लगा केमिस्ट्री अति फिर गलत बात है सर, ऐसे मत कीजिए सब, टाइम पे आइए। लूसेंट अभी चलना चाहिए कम से